हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन मार्क्स द्वारा दिया गया द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत यानी डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो अर्थ है उसके बारे में जाना। मार्क्स ने ये जो सिद्धांत है उसको कहाँ से लिया, हिगल से ग्रहण किया और कुछ पार्ट फायरबाख से ग्रहण किया था, क्योंकि जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उनकी प्रेरणा से वो प्रेरित थे, इसलिए ये सिद्धांत उन दोनों विद्वानों से लिया था। तो आज अपन विशेषता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, एक एक करके अपन पॉइंटों के माध्यम से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी विशेषता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विशेषता, विशेषताएं यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता। तो सबसे पहले अपन विशेषता की बात एक एक पॉइंट के माध्यम से करेंगे। आंगिक एकता, यानी जो मार्क्स था, यह सिद्धांत मार्क्स द्वारा दिया गया था। तो जो मार्क्स है ना वो ये बोलता है कि जो प्रकृति या ब्रह्मांड उसका विकास पदार्थों से हुआ है, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है और उसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। लेकिन वो काम की बात यह है कि ये जो ब्रह्मांड में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस पॉइंट में यही समझाने का प्रयास किया है उसने कि जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार परिवार में जो सदस्य हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे जो पापा हैं उन पर जो उनके बेटे हैं वो निर्भर रहते हैं, और उनकी यदि शादी कर दी गई है बेटों की तो उनकी जो पत्नियां हैं वो अपने पति पर निर्भर रहती हैं। तो इस प्रकार जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। तो इसमें कुछ लिख भी लेते हैं अपन। मार्क्स का मानना है कि प्रकृति या अपन ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांड यानी प्रकृति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति या निर्माण पदार्थ से हुआ है। और मैं यानी प्रकृति का निर्माण पदार्थ से हुआ है और पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी वो ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है पदार्थ से हुआ है और पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और निकल कर आ रही है कि जो पदार्थ है, यानी जो मार्क्स की जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा यानी उनकी जो विचारधारा थी वो पदार्थ पर आधारित थी। पदार्थ को ही वो सब कुछ मानते थे।
तो उसी की चर्चा ये कर रहे हैं कि पदार्थ से प्रकृति का निर्माण हुआ है और वो एक दूसरे पर निर्भर है। इस पॉइंट में बस यही समझाया गया है। ये पॉइंट अपन का क्लियर हो गया है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। गतिशीलता। गतिशीलता का तात्पर्य ये है कि मार्क्स ये बताना चाह रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के माध्यम से, और इसके पर जो ये सिद्धांत है उसकी विशेषता इसके थ्रू बताना चाह रहा है कि पदार्थ है ना, पहले बता दिया कि प्रकृति का निर्माण पदार्थ से हुआ है। पदार्थ है ना गतिशील है, एक जगह स्थायी नहीं है। वो एक जगह रुक गए तो वो स्थायी हो गई, और जो विचरण कर रहे हैं तो अस्थायी हो गए, तो वो गतिशील है। वो परिवर्तन होते रहते हैं। गतिशील होगा तो परिवर्तन होगा। गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते हैं, तो वो बताने का प्रयास कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में कि पदार्थ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्क्स पदार्थ पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि विचारधारा उनकी ये है, विचारधारा पदार्थ और पदार्थ के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो पदार्थ एक दूसरे की और गति करते रहते हैं तथा वह स्थायी नहीं होते हैं। यानी इस पॉइंट में बस यही विशेषता प्रमुख है कि इसमें यही जानना आवश्यक है कि पदार्थ एक दूसरे की ओर गति करते रहते हैं, और गति करेंगे तो वो स्थायी तो हो ही नहीं सकते भाई, स्थायी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और इसी प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, गति करते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, काम चलता रहता है। तो ये पॉइंट अपन का क्लियर हो गया। अब अपन इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद में तीसरी जो, चलो इसमें देख लेते हैं नीचे थोड़ा, परिवर्तनशीलता। जो तीसरी विशेषता है ये भी प्रमुख है, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता यहाँ पर भी पदार्थ की बात आएगी कि जिससे प्रकृति का निर्माण हुआ है वो पदार्थ है, और पदार्थ है ना जो परिवर्तनशील हैं, यानी उनमें परिवर्तन होता रहता है। और मैंने पहले बता दिया कि जो गतिशील है वो परिवर्तन भी होगा, तो जो गतिशील है वो परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा तो प्रकृति में चेंज आता रहेगा। तो पदार्थ और समाज, पदार्थ और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि पदार्थ में परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ में, मैंने बता दिया पदार्थ में परिवर्तन होगा, और जब ये परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि पदार्थ और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पदार्थ में यदि परिवर्तन होता है तो समाज में आवश्यक परिवर्तन होगा। तो बस यही परिवर्तनशीलता, ये जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी प्रमुख विशेषता परिवर्तनशीलता भी है। अब अपन, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। अब इसके बाद में अपन चौथा जो इसकी विशेषता है क्वालिफिकेशन, वो देखते हैं। चौथा, परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। यानी चौथी जो विशेषता है, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, इसमें लिख लो आप
कि प्रकृति का विकास सॉरी यहां पर देख ली, दोबारा से देख ली। मार्क्स के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन तथा विकास दो रूपों में होता है। यानी यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मार्क्स एक जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो दो रूपों में होता है, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। तो पहले परिमाणात्मक परिवर्तन देख लेते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन आखिरकार में परिवर्तन है क्या, वो देख लेते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन उदाहरण के माध्यम से आप समझो, उदाहरण के माध्यम से कि एक गेहूं के बीज का कई दानों में विभक्त होना ही परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाता है। परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाता है। यानी इस परिमाणात्मक परिवर्तन को वो गेहूं के बीज के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है कि एक गेहूं का बीज होता है और उस गेहूं के बीज को कई दानों में विभक्त होना ही परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाता है। इसको यदि पदार्थ के माध्यम से आप समझोगे, आप पदार्थ के माध्यम से भी इसको समझ सकते हो कि एक पदार्थ है और उसका कई पदार्थों के टुकड़ों में परिवर्तन होना ही परिमाणात्मक है, यानी उसको मापा जा सके, परिमाण दे वो, यही परिमाणात्मक है। दोबारा समझो कि एक गेहूं के बीज का कई दानों में विभक्त होना ही परिमाणात्मक है। यदि पदार्थ के आधार पर इसको समझोगे तो एक पदार्थ कई टुकड़ों में परिवर्तन होना है, टुकड़ों में परिवर्तन होना ही परिमाणात्मक परिवर्तन है। और दूसरा इसमें गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन ये क्या है, इसको भी उदाहरण के थ्रू समझेंगे अपन। उदाहरण इसका स्पष्टता है कि जब पानी को अधिक तापमान, यानी पानी को अधिक तापमान पर गर्म करने पर भाप तथा पानी का तापमान घटने पर बर्फ में
परिवर्तन हो जाता है। यानी गुणात्मक परिवर्तन ये है, उदाहरण के थ्रू समझोगे कि पानी को यदि आप अधिक तापमान पर गर्म करते हो तो उसमें भाप निकलने लगता है, और यदि पानी की जो तापमान है घटता है, यानी तापमान घटेगा तो वो बर्फ में बदल जाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें तापमान कम होता है तो बर्फ जम जाती है, और यदि चूल्हे पर आप किसी चीज को गर्म करोगे तो उसमें भाप निकलने लगती है। तो यही गुणात्मक परिवर्तन, इसके माध्यम से ही वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये गुणात्मक परिवर्तन है। तो इन दोनों परिवर्तनों के माध्यम से प्रकृति तथा प्रकृति में परिवर्तन और विकास दो रूपों में हुआ, तो दो रूप यही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। ठीक है, अपन दूसरी विशेषता के बारे में डिस्कस करते हैं। पांचवा, क्रांतिकारी परिवर्तन। ये क्रांतिकारी परिवर्तन आखिर में है क्या, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब मार्क्स ये कहता है कि जो पदार्थ हैं उनमें यदि आप गुणात्मक परिवर्तन करोगे तो वो धीरे धीरे गुणात्मक परिवर्तन होगा, अचानक नहीं होगा। धीरे धीरे गुणात्मक परिवर्तन न होकर अचानक जो परिवर्तन होता है उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो लिख लीजिए, के अनुसार किसी वस्तु या पदार्थ में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर अचानक होना क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाता है। यानी मार्क्स से समझाने की प्रयास कर रहा है कि जो पदार्थ या वस्तु है उसमें गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर, स्लो टाइप में न होकर अचानक होता है, उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। और आप क्रांति के माध्यम से भी यदि समझोगे तो इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनमें अचानक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इसी कारण यहाँ पर क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है कि अचानक परिवर्तन किसी पदार्थ में लाना ही उसे क्रांतिकारी परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब अपन जो छठी विशेषता है वो देख लेते हैं। अंतर्विरोध का संघर्ष अंतर्विरोध का संघर्ष विकास का कारण है। संघर्ष विकास का कारण है। यानी कभी कभी आप इस जो पॉइंट लिखता हूं ना उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो पॉइंट होता है ना उसमें काफी कुछ छिपा हुआ होता है। तो अंतर्विरोध ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब दो चीजों में अंतर होगा, विरोध उत्पन्न होगा तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो विकास होगा। यह समझाने का प्रयास कर रहा है
कि जब किसी चीज में विरोध उत्पन्न होता है तो दोनों में संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो विकास अवश्य होगा। तो इसको मार्क्स ये बोलता है कि जो पदार्थ है उनमें अंतर विरोध पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति में एक जैसे पदार्थ तो है नहीं, कुछ पदार्थ अलग हैं, कुछ पदार्थ अलग हैं। यदि दो पदार्थ है और उनमें अलग अलग विशेषता पाई जा रही है तो वो दोनों पदार्थों की बनेगी नहीं, यानी दोनों पदार्थ लड़ेंगे और जो जिसमें ज्यादा पावरफुल है, यानी जिसमें ज्यादा पावर है, जिस पदार्थ में ज्यादा पावर है वो जीत जाएगा, यानी जिस पदार्थ में ज्यादा पावर है वो जीत जाएगा, और जिस पदार्थ में कम पावर है वो हार जाएगा और हार कर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जीतेगा पदार्थ वो भी किसी न किसी पदार्थ से लड़ेगा और उस दिन वो भी हार जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और ये प्रक्रिया ब्रह्मांड में चलती रहती है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से लड़ता है, हारता है, कभी जीत जाता है, हारता है, जो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इसमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जो पदार्थ है उनके जो प्रकृति के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ हैं प्रकृति के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें संघर्ष विरोध उत्पन्न होगा, विरोध उत्पन्न होगा तो संघर्ष होगा, और संघर्ष में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। तो जो जीतेगा उसका विकास होगा ज्यादा, और जो हारेगा उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यही इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जो पार्ट 2 था इस सिद्धांत का, इस वीडियो में हमने इसकी प्रमुख विशेषता जानी। अगली वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो उसमें लास्ट जो पॉइंट है आलोचना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।